तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट, और ये यूनिट है क्या हमारा, एफ ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व, मींस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम इन्हें डिफाइन करें। तो देखो बच्चों, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष एंटी पेनल्टीमेट सेल, समझ गए ना, n-2f उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बात समझ गए ना कि आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता है, हम उन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अब देखो, इनमें एक शब्द आया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इन्हें ऐसा क्यों बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो आप देखोगे कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनमें जो सबसे अंदर की जो कक्षा अपूर्ण है, वो संक्रमण तत्वों की अपूर्ण कक्षा के अंदर स्थित है। मतलब संक्रमण तत्वों में n-1 कक्षा अंदर की अपूर्ण होती है, तो इनमें n-2 है अपूर्ण, मतलब और भी अंदर की कक्षा। इसीलिए इन्हें बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतर संक्रमण तत्व। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इन तत्वों में अंतिम कोष मतलब अल्टीमेट, n-1 प्री अल्टीमेट और n-2 एंटी पेनल्टीमेट, तीन कक्षाएं क्या है बच्चों, अपूर्ण है। बात समझ गए ना। एक को तो यही ऑब्जेक्ट होता है कि कौन से तत्व हैं आवर्त सारणी के जिनकी तीन कक्षाएं अपूर्ण हैं, वो है अंतर संक्रमण तत्व n, n-1 और n-2। अगर दो पूछे कि अपूर्ण है तो वो है संक्रमण तत्व n और n-1, और केवल बाहर की कक्षा पूर्ण है तो वो है प्रतिनिधि तत्व s ब्लॉक और p ब्लॉक। तो इस तरह से ये है इनका डेफिनेशन। और एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है, यहां कोई ना कोई इनर्ट गैस का हम संकेत रखेंगे, और फिर यहां से स्टार्ट होगा n-2f1 to 40, क्योंकि f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अंतिम तीसरी कक्षा पूर्ण दिख रही है। फिर है n-1 d0 to 1, यहां या तो एक जगह 0 आया है और 1 भी है, और ns2 होता है ना। जैसे सीरियम से देख लें तो 14 तक, सॉरी 54 तक, 54 तक तो जीनोन हो गया, फिर 4f1 5d1 6s2, तो ये हो गई 6s2 हो गई n, 5d हो गई n-1 और 4f1 जो है वो हो गई n-2। तो इस तरह से ये है संक्रमण तत्वों का डेफिनेशन और एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो, जो अंतर संक्रमण तत्व मतलब का, ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये है कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आते हैं जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनका विभाजन इस तरह किया गया है। तो आप देखोगे कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है लैंथेनाइड्स 4f ब्लॉक, और एक होंगे एक्टिनाइड्स 5f ब्लॉक। अब आता है कि इन्हें लैंथेनाइड्स क्यों बोला गया बच्चों, क्योंकि ये लैंथेनम 57 के पश्चात आते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया लैंथेनाइड्स। और एक्टिनाइड्स जो एक्टिनम 89 के बाद आते हैं, उनको बोल दिया गया है एक्टिनाइड्स। तो पहले हम लैंथेनाइड्स देखें, और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है जीनोन, मतलब जीनोन तक का ये कॉन्फ़िगरेशन। फिर है 4f1 to 14, 5d0 to 1, 6s2। तो यहां तक जीनोन जो लैंथेनम है वो है 57। इसका मतलब है कि अब जो लैंथेनाइड स्टार्ट होगा वो है सीरियम 58 से। तो यहां 4f1 5d1 6s2, फिर सीरियम के बाद प्रेशियोडाइनियम 59। तो यहां पर अब डी खाली हो गई, और एक बढ़ना था एफ में, तो एक डी खाली हो जाएगी, तो 3 हो गया। तो 4f3 6s2 नियोडाइडियम, 4f14 6s2 प्रोमीथियम, है ना, 5 6s2 सवेरियम, 4f6 6s2, ठीक है, यूरोपियम। अब यहां पर देखो आप हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहां पर 4f7 6s2। अब गैडोलेनियम में जैसे ही जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अब डी में चला गया है,
और इस तरह से 4f7 स्टेबल रहेगी क्योंकि इनकी हाई एक्सचेंज एनर्जी होगी। 8 की जगह 7 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि विनिमय ऊर्जा उच्च होगी। जो इनके सेट बनेंगे है ना एक्सचेंज पेयर वो ज्यादा होंगे। 8 की अपेक्षा 7 में ज्यादा एक्सचेंज पेयर बनेंगे। तो गैडोलिनियम इसी एक्सचेंज एनर्जी के कारण अपना कॉन्फ़िगरेशन ये रखता है 4f7 5d1 6s2। फिर है टर्बियम 65। अब डी खाली हो जाएगी क्योंकि इससे कोई ज्यादा इफेक्ट इन न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि वो डी को अंदर अटैक कर ही लेगा, तो इसलिए अब 9 हो गया। फिर आता है डिस्प्रोशियम और 10, होलोनियम 11 आ गया, फिर इर्बियम 12, ठीक है, थूलियम 13, टर्बियम 14। अब यहां देखो पूरी भर गई कोर्स है ना, अब तो जा नहीं सकता, तो लैन ठीक है। ल्यूटेशियम में अब ये 5d1 हो जाएगा। तो देखो आप 3 जगह आपको 5d1 दिख रहा है ना, एक यहां पर, एक यहां पर और एक आपने देखा था सीरियम में। ये 3 ऐसे एलिमेंट है जहां एक बार डी में एक इलेक्ट्रॉन बना है। हालांकि ये माना जाता है कि लैंथेनॉइड तत्वों में 4f और 5d में ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन तो लगभग बना सा ही रहता है डी में, और यही कारण है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादातर यूज कर देते हैं 6s2 और 5d1, और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए आपको आगे वो +3 ही मिलती है। अब रटोगे कैसे, तो मैंने इस तरह लिख दिया है सिर पर CEPR, सिर पर नदी ND, प्रेम PM, समाई SM और AR, GD गदगद, तब TB, दिल हुआ TY, हुआ HO, और तुम्हारी TM, याद YB से मैंने याद बहार, और फिर ले आई LU। ऐसे याद कर लेना है, सिर पर नदी प्रेम की समाई और गदगद तब दिल हुआ और तुम्हारी याद बहार ले आई। इस तरह से आपको रट लेना है। ओके, ये है 14 कुल मिला के लैंथेनॉइड्स। अब आते हैं एक्टिनॉइड्स 5f ब्लॉक। ये एक्टिनम 89 के बाद आते हैं, इसलिए इनको बोला गया है एक्टिनॉइड्स। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है वो है Rn5f 0 to 14। एक जगह आपको दिखेगा पहले एलिमेंट में 6d0 1 to 2। इसमें आप देखोगे डी में भी 1 या 2 तक बने हुए इलेक्ट्रॉन 7s2। ये है 90 थोरियम रेड, ठीक है। तो यहां Rn और 5f आप देख रहे हैं कि जो है यहां खाली है 5f और 6d2 हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये f ब्लॉक का नहीं है थोरियम, एक्चुअली f3+, मतलब यहां पर 5f और 6d में इतना ज्यादा, मतलब इतना कम ऊर्जा अंतर है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डी में चले गए। लेकिन अगर हम थोरियम 3+ देखें तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन f में आ जाता है, जिसके कारण ही इसे एक्टिनॉइड में रखा गया है। मतलब थोरियम 3+ 5f1 एक इलेक्ट्रॉन रखता है और इसीलिए इसे एक्टिनॉइड ही बोला जाएगा। फिर आगे बढ़े, प्रोकेक्टोनियम 91। तो यहां पर अब डी का एक ही रह जाएगा और f में एक बढ़ा और एक यहां डी से आ गया, तो हो गया 4f2 6d1 7s2। यूरोपियन, ठीक है, यूरेनियम में चले जाएं तो 3 है, नेपच्यूनियम तो d1, और प्लूटोनियम में है तो फिर डी खाली होगी है। ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि नेपच्यूनियम तक ज्यादा नाभिकीय आकर्षण, मतलब परिरक्षण प्रभाव ज्यादा इफेक्टिव है देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। कहां तक? नेपच्यूनियम तक। और परिरक्षण प्रभाव के कारण ही इलेक्ट्रॉन डी तक पहुंच जाते हैं क्योंकि इतना रिपेल होने लगते हैं। लेकिन प्लूटोनियम में अब यहां पर जो है नाभिकीय आकर्षण इतना प्रभावी हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन को अंदर f में क्या करना शुरू कर देगा, युग्मित, और ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज पेयर बनाने लगेगा, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो प्लूटोनियम में फिर डी खाली हो गई है। फिर देखो 7, फिर इसके बाद यहां पर फिर एक बार स्थिति बनी है, यहां पर f8 और d1, क्यों, सॉरी, यहां पर हो जाएगा 7 और फिर क्या d, इस तरह से, क्योंकि हाफ फिल्ड है तो d1 फिर आ जाएगा। लेकिन फिर यहां पर जाके वो खाली हो गई है d, और फिर 9 10 11 12 और फिर है 13 14। अब यहां पर और फिर यहां पर लॉरेंसियम में आ जाए तो फिर एक डी में। तो आप देख रहे हैं डी में एक यहां पर, एक यहां पे, है ना,
और यहाँ तो 4 हैं नेपच्यूनियम तक। यहाँ पर न्यूक्लियर नेपच्यूनियम तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम और रिपल्सन शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए डी में बना हुआ इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक बात आप अच्छी तरह समझ गए। तो ये था हमारा इनका कॉन्फ़िगरेशन। इनको भी रटने का मैंने एक वो लिख दिया है, थोड़ा थोरियम, प्रोटेक्टोनियम पैसा, यूरेनियम यू, एनपी नेपाली, ठीक है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम यू पुलिस से, अमेरिकम एम कमाते हैं, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, है ना, काफिले, इस आइंस्टीनियम, हर्मियम फेमस, मैंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। तो देखो कैसा हो गया, थोड़ा टीएच पैसा, पीए यूरेनियम यू, एनपी नेपाली, टीयू पुलिस से, अमेरिकन एम कमाते हैं सीएम, बट बेकार, ये है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बेकार काफिले। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, बेकार, और ये है काफिले। इस फेमस मंदिर से आ जाएगा, ऐसा करते हैं, इसको पूरा ही नोट लेकर जाते हैं, ऐसे याद कर लेना, समझ गए ना। तो ये है कुल मिला के 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स और 14 थे क्या, लैंथेनाइड्स। तो ये है इनको रटने का। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि सभी एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव हैं। 92 यूरेनियम के पश्चात के तत्व कृत्रिम तत्व हैं और इन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहते हैं, मतलब इन्हें बनाया गया है। लैंथेनम में केवल पीएम रेडियो एक्टिव एवं कृत्रिम तत्व है बच्चों, ठीक है, इस तरह से। तो ये है हमारा लैंथेनाइड्स के बारे में। अब देखो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के मतलब एफ ब्लॉक के बारे में। अब यहां पर मैंने पहले लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के भौतिक गुणों की आवर्तिता स्पष्ट की है, फिर हम इसके कुछ रासायनिक गुणों को अलग से लेंगे। तो पहला भौतिक गुण में देखें कि सभी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड तत्व चांदी के समान सफेद मुलायम आघात वर्धनीय तन्य धातुएं हैं। मतलब जितने भी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ना, वो सब धातुएं हैं और उनमें धातुओं के सभी गुण हैं, लेकिन ये मुलायम धातु है और विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक हैं और इनका घनत्व है 6.77 से 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का। मतलब ज्यादातर ये जो है भौतिक रूप से जो है क्षारीय मृदा तत्वों के समान है बच्चों, और मेनली कैल्शियम के समान, क्योंकि इनमें भी बाह्यतम कोश का विन्यास NH2 है और N-2 अंदर काफी धस जाती है, इसलिए बाहर के 2 ही इलेक्ट्रॉन मेनली रिएक्शन दिखाई देते हैं और यही कारण है कि ये काफी कुछ जो है किससे समानता दर्शाने लगते हैं, क्षारीय मृदा तत्वों से, मेनली भौतिक गुणों में धात्विक गुणों में, इस तरह से, ठीक है। तो यही मैंने लिखा भी है, रासायनिक और भौतिक रूप से क्षारीय मृदा तत्व मुख्यतः कैल्शियम के गुणों से समानता दर्शाते हैं। इनकी IE1, IE2, IE3 मतलब तीनों आयनन ऊर्जा, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की, दूसरे और तीसरे आयनन विभव का कुल मान क्षारीय धातुओं के कुल आयनन विभव के लगभग बराबर होता है। मतलब इनकी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है वो, और क्षारीय मृदा धातुओं में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा है वो लगभग आसपास की है, और यही कारण है कि ये क्षारीय मृदा धातुओं से काफी समानता दर्शाते हैं। मतलब उन्हीं के समान ये क्रियाशील तत्व हैं, इन्हें वातावरण में खुला रख दिया जाए तो ये तुरंत मतलब जंग लग जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, धूमिल हो जाती है सतह। तो इस तरह से एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि इन तत्वों की गुणों की समानता किससे है, तो वो है क्षारीय मृदा धातु, और धात्विक गुण सभी हैं इनमें, अच्छे ऊष्मा के चालक हैं, घनत्व उच्च है। फिर आता है, हम इसके बाद आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो देखो बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था में अगर हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की एक सामान्य ऑक्सीकरण स्थायी अवस्था, सामान्य स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो वो है +3, जो कि N-1D1 NH2 के 3 इलेक्ट्रॉन के रासायनिक संयोग में भाग लेने के कारण पाई जाती है। मतलब जिनमें N-1D में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो और NH2, और अगर नहीं है N-1D में तो F से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इनमें F और D और S इनमें ज्यादा अंतराल नहीं है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं।
तो इन तीन तत्वों के कारण ही इनमें सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीजन अवस्था की बात करें तो वो है +3। अब लैंथेनॉइड में आ जाते हैं पहले कि लैंथेनॉइड में कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। मतलब 3 प्रकार की लैंथेनॉइड में मिलती है, +3, +2, +4। तो +3 तो सबसे कॉमन हो गई जो सब में मिलती है, लेकिन +2 और +4 कुछ तत्वों में मिलती है। ये तभी संभव है जब तत्व द्वारा 2 या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात, वो कह रहा है 4f0, ठीक है, या f0, f7 या f14 विन्यास प्राप्त हो जाता है। मतलब ये 4f की बात है। ये अगर विन्यास, मतलब अगर तत्व 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले या 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर वो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन ले आता है, 4f0, 4f7, 4f14, तो इनमें भी ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिल जाती हैं +2 और +4। जैसे देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4f1, 5d1, 6s2। सीरियम 3+ में केवल d का इलेक्ट्रॉन और s का निकला हुआ है, लेकिन सीरियम 4+ बन जाए तो ये है 4f0, 5d0, 6s0, जो जीनोन जैसा हो गया। यही कारण है कि सीरियम 3+ के साथ साथ 4+ भी बनाता है। टर्बियम में चले जाए तो 4f9, 6s2, 3 निकाल दे तो 8 हो जाएगा s0, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 4f7 हो गए, जो हाफ फील्ड है। विनिमय ऊर्जा उच्च हो जाने के कारण यही रीजन है कि टर्बियम जो होता है वो 4 तक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देता है, निकाल सकता है, और 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। ऐसे EU में चले जाओ, 4f7, 6s2, अगर 3+ करेगा तो इसमें हो जाएगी 4s6 और 6s0। लेकिन अगर हम 2+ की बात करें तो ये केवल s इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 4f7 होगी, जो स्टेबल है। ऐसे एक टर्बियम में देखो, अगर 3 निकालेगा तो 4f13 हो रहा है, लेकिन 2 निकाले तो 4f14 हो रहा है। तो यही कारण है कि EU और YB +4 भी शो करते हैं, और CE और TB EU और YB +2 शो करते हैं 3 के अलावा, और CE और TB 3+ के अलावा 4+ भी शो करते हैं। तो ये जो बात मैंने लिख दी है कि ऐसा तभी संभव है जब ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि जो ये तत्व +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा तो देते हैं, लेकिन ये उतनी स्थायी नहीं है जितनी की +3 है। अतः आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर, मतलब जिनकी +2 है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपचायक गुण दर्शाएंगे, या ग्रहण करके जिनकी +4 है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 3+ में बदल जाएंगे, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेंगे, और इस तरह से वो +3 में बदल जाते हैं। जैसे सीरियम 4+ है, तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके और सीरियम 3+ में चेंज हो जाता है। मतलब हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है सीरियम 4+ टू सीरियम 3+, वो पॉजिटिव है, ये अपने आप हो जाएगा। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि 4+ 3+ से कम स्टेबल है, और यही रीजन है कि आप देखोगे सीरियम का सल्फेट या सीरियम 4+ के जो कंपाउंड है वो आयतनीय विश्लेषण में एक प्रकार के ऑक्सीकारक की तरह यूज होते हैं। ऐसे टर्बियम में भी यही गुण होगा, 4+ कम स्टेबल है, 3+ ज्यादा स्टेबल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर 3+ में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर सीरियम 4+ और टर्बियम 4+ ऑक्सीकारक है, और इस तरह से हम कहेंगे सीरियम 3+ या टर्बियम 3+ इनकी 4+ से कहीं ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर आ जाए EU 2+ और EU 3+। यहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि ये तत्व अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को 2+ से ज्यादा स्टेबल 3+ में बदल लेते हैं। YB में भी ऐसा होगा, और यही कारण है कि EU 2+ और YB 2+ एक अच्छे अपचायक होते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से 2+ से कहीं ज्यादा स्टेबल 3+ हो जाने के कारण ऐसा होता है। एक और चीज आती है, अब एक्टिनॉइड में देख लें। तो एक्टिनॉइड तत्वों में +3 तो सब में मिलती है और ये कॉमन है, लेकिन एक्टिनॉइड तत्व +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है, इसका ऑब्जेक्ट आता है बच्चों क्वेश्चन में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो आप एक्टिनॉइड्स देख रहे हैं इनमें 5f कक्षक होती है, जबकि उसमें 4f है, और 5f जो कक्षक है काफी बड़ी है, विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है और फैलकर बाहर की तरफ आ जाती है।
मतलब इसमें एक पेरिफेरल नेचर है, बाहर की तरफ के कक्षक के नजदीक आ जाती है, जिससे n-2, n-1 और n में, ठीक है, इन कोषों में ज्यादा अंतर नहीं रह जाता बच्चों, और जिसके कारण ही ये क्या होते हैं, अंतर कम हो जाने के कारण ये अपने F कोष के भी इलेक्ट्रॉन को रासायनिक संयोग में प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण ही ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था +4 से लेकर 7 तक बढ़ा लेते हैं। बात समझ गए मेरी, कि एक्टिनोइड्स तत्वों में जो अंदर का 5F कक्षक है वो काफी विस्तृत है, फैला हुआ है, और इतना फैलता है कि वो पेरिफेरल हो जाता है, बाहर की तरफ फैल जाता है, और इससे n-2, n-1 और n की कक्षकों की ऊर्जा में या कक्षाओं की ऊर्जा में अंतर कम हो जाने से F कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन यूज होने लगते हैं। जैसे +3 थोरियम, प्रोटेक्टोनियम, यूरेनियम में मिलती है, +4 थोरियम में भी मिलती है, +5 प्रोटेक्टोनियम, +6 यूरेनियम में, +7 नेपच्यूनियम। मतलब जैसे जैसे F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं बढ़िए, ठीक है। तो इस तरह से +3 तो लगभग सब में मोस्ट स्टेबल है, लेकिन इनमें ज्यादा स्टेबल है। ठीक इसी तरह से ये वाली स्टेबल स्टेट है इन एलिमेंट की, +3 से कहीं ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल है। इनमें नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम, इनमें +3 से लेके +6 तक मिलती है, प्लूटोनियम में +3 से लेके +7 तक मिलती है। तो इस तरह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में है बच्चों। तो ये था हमारा अभी तो लैंथेनॉइड तत्वों का कॉन्फ़िगरेशन, डेफिनेशन और इनके मेटालिक नेचर और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। इससे सारे क्वेश्चन आपके यहां लैंथेनॉइड में अगर ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड है तो क्लियर होंगे बच्चों, ठीक है। अब बाद में हम जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।